ये सिर्फ हमको एक्सप्लेन करता है या हमसे ये पूछना चाहता है कि हमको प्रिंसिपल्स पता है या नहीं पता। हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द फ्लावर। ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी दो सरफेस पर लग रहा है? तो आंसर है एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन का जो फोर्स लग रहा है वो हमको निकालना है। ओके, उस फ्रिक्शन के फोर्स के साथ हमको क्या क्या रिलेट करना पड़ेगा, तो उसके प्रिंसिपल्स क्या है? फ्रिक्शन के फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, क्या फॉर्मूला है? न्यू इनटू आर। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स न्यू इनटू आर, और आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? 120 नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है? आंसर है नॉर्मल रिएक्शन सरफेस पर नॉर्मल होता है। ये सरफेस है और ये वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर है, ये फोर्स की डायरेक्शन इधर है, ये नॉर्मल नहीं है। दिस इज नॉट द नॉर्मल फोर्स। तो फिर नॉर्मल फोर्स कौन सा होगा? ये जो फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, दिस इज द नॉर्मल फोर्स। ओके, तो वो वाला फोर्स यहां पर आएगा F, और इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे म्यू को, और म्यू कहां पर है? म्यू यहां पर है। इस म्यू की वैल्यू हमको क्या दी गई है? 0.15। 0.15। तो हमने जो पढ़ा है दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, उसके अनुसार ये आना चाहिए। अच्छा, अब फोर्स की वैल्यू हमको नहीं दी है और इससे हमारा कोई आंसर मैच नहीं करता है, तो पक्का है हम लोग फिर कुछ न कुछ मिस कर रहे हैं। अब बताइए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होती है? उसको याद करिए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट काम करता है, या इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट काम करता है। अब ये बताओ कि ये जो ब्लॉक है इनका इंटेंशन किधर जाने का है? राइट, लेफ्ट, ऊपर कि नीचे? वेरी गुड, इधर जाने का है। हाँ, अगर हम थोड़ा भी लूज करेंगे तो ये किस तरफ जाएगा? नीचे जाएगा। इसलिए फ्रिक्शन किधर पैदा होगा? ऊपर। तो यहां पर फ्रिक्शन का फोर्स किस तरफ है? इस तरफ। ये फ्रिक्शन। अच्छा, अब अगर ये ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा है तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? तो हमारा आंसर है जितना नीचे गिरने वाला फोर्स है उसके बराबर तो होना ही चाहिए। ठीक है, ओके। नीचे गिरने वाला फोर्स कितना? जो इसको नीचे गिरा रहा है वो फोर्स कितना? कितना? 120 न्यूटन इसको नीचे गिरा रहा है, तो हमको उसको पकड़ कर रखने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए? 120। कितना फ्रिक्शन चाहिए? 120। हम कितना फ्रिक्शन पैदा कर सकते हैं? आंसर है हम जितना चाहे फ्रिक्शन पैदा कर सकते हैं। जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे फ्रिक्शन की वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगली चीज याद रखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके, फिर से फ्रिक्शन लॉज ऑफ मोशन क्या कहते हैं कि जिस एक तरफ फोर्स एक्सेस हो जाएगा उस फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो नेट फोर्स कितने होंगे? 0। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं कर रहा है, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो फोर्सेस डाउनवर्ड किसके बराबर होंगे? फोर्सेस अपवर्ड। और फोर्स अपवर्ड कौन सा है? फ्रिक्शन। इसलिए फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? नीचे डाउनवर्ड फोर्स दैट इज 120। अगर ऊपर का फोर्स ज्यादा होता तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाता, नीचे का फोर्स ज्यादा होता तो नीचे आ जाता, लेकिन ये अपनी जगह पे खड़ा है। व्हाट डज दैट मीन? कि फ्रिक्शन का फोर्स किसके बराबर है?
120 न्यूटन के बराबर। समझ आया? तो हमने अपना क्या नॉलेज लगाया, मोशन नहीं हो रहा है इसलिए फ्रिक्शन ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ऊपर लगने वाला फोर्स सिर्फ एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन, और नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा है, mg। इसलिए mg किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन के बराबर। ठीक है, तो अगर हमसे फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी जाएगी तो हम क्या बताएंगे, फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, 120, दैट्स ऑल। तो फिर अगर फ्रिक्शन इज इक्वल टू 120 है तो ये फोर्स कितना होगा, वो फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये 120 0.15 इज इक्वल टू फोर्स, पर हमसे तो ये फोर्स नहीं पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, हाँ। तो यहां पर गलती क्या होती है कि स्टूडेंट तुरंत इस फोर्स को कैलकुलेट कर देते हैं। इन्होंने प्रैक्टिस भी किया कि कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक नीचे मत गिरे। हमारा क्वेश्चन क्या होता है, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड सो दैट ब्लॉक शुड नॉट फॉल। ये फॉर्मूला होता है हमारा करने का, बिकॉज they are having downward force 120 newton, therefore friction should be 120 newton. So here 120 newton and mu, what you will get, the force to be applied. पर हम लोग एक जल्दी में छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं कि उन्होंने ये अप्लाई करने वाला फोर्स नहीं पूछा है, क्या पूछा है, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स ही पूछा है, तो हमको वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं। ये तो इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सिंपली हमसे क्या बोला जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ, नीचे 120 है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना चाहिए, 120, दैट इज द आंसर। अब आप बोलेंगे इसमें कैलकुलेशन तो हुई नहीं, तो ये क्या चेंज का क्वेश्चन हुआ, ठीक है, ऐसे ही होते हैं। फिर वो हमारा कंसेप्ट जानना चाहते हैं दूसरा, म्यू की वैल्यू इसमें दी गई है, हमने कोई म्यू की वैल्यू यूज नहीं की, ना 0.1 यूज किया ना 0.15 यूज किया, वो भी नहीं दिया। अब 0.15 म्यू की वैल्यू, फ्रिक्शन और ये फॉर्मूला की अवेलेबिलिटी, ये हमको ये फॉर्मूला मालूम है, क्यों हमको दिया गया हुआ है, ये हमने बार बार पढ़ा हुआ है कि ये इसके बराबर होता है, ये फोर्स होता है। तो ये सब नॉलेज हमको तुरंत क्या स्टिमुलेट करता है कि F इक्वल टू म्यू आर लगाओ, म्यू दिया हुआ है, आर निकालो, आंसर देखो, इससे मैच होगा। इसलिए थोड़ा सा सावधानी से पढ़िए, पूछा क्या गया है, सिर्फ फ्रिक्शन पूछा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1, राइट, ओके। जेई में तो हमने सिर्फ आंसर ही लिखने होते हैं, बट अदरवाइज अगर ये स्कूल के एग्जाम में होता तो हम इसकी डिटेल में क्या लिखते, फ्रिक्शन इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स is equal to one piece of mass is placed on the vertical section having curved surface represented by y is equal to x cube upon 6. ये कर्व सरफेस है, इसमें ये एक्सिस जैसे जैसे y इंक्रीज होता है x भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6। जब y x 0 है तो y कितना होगा 0, x को 1 करिए तो y कितना हो जाएगा 1/6, और x को 2 करेंगे तो y कितना हो जाएगा 8/6, x को 3 करेंगे तो 27/6। यानी x धीरे धीरे बढ़ेगा और y तेजी से बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने बनाया इसको, x धीरे धीरे बढ़ेगा और y तेजी से बढ़ेगा। ओके, लेट्स मेक इट करेक्ट। इस तरह से यहाँ x बढ़ता है और ऐसे y बढ़ता है, ठीक है, ये सिर्फ सिम्प्टोमेटिक है। अच्छा, अब इसमें ये पॉइंट कहां पर है, तो इस पॉइंट को देखिए,
This is if coefficient of friction is 0.5, mu is equal to 0.5. Then at what maximum height we place this piece on the above surface such that it does not slide. यहां पर जब हम इसको रखते हैं तो ये ऐसे फिसलना शुरू हो जाता है, स्लिप होना। यहां पर जब रखते हैं तो यही रुक जाता है, यहां पर रखते हैं तो यही रुक जाता है, यहां पर रखते हैं तो स्लिप होना शुरू हो जाता है, बिकॉज यहाँ स्लोप ज्यादा है और यहाँ स्लोप कम है। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर करेंगे तो स्लिप हो जाएगा और नीचे करेंगे तो वहीं पर टिक जाएगा। वो पॉइंट हमको निकालना है और उस पॉइंट की हाइट निकालना है। ओके, at what maximum height we place this piece such that it does not slide. ये अभी स्लाइड नहीं हो रहा, यहां तक हम ले गए तो ये स्लाइड नहीं होता है और ठीक इसके ऊपर ले जाएंगे तो स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड होना शुरू होता है या उसका लास्ट पॉइंट होता है उस समय उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के हमारे पास लॉज हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या क्या लॉज हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन u is equal to friction is equal to u into normal reaction। ये हमारे पास एक लॉ है, फ्रिक्शन अपॉन r is equal to mu। ओके, दूसरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ा हुआ है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमने पढ़ा हुआ है। जिस पर्टिकुलर एंगल पर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये एक एंगल है अल्फा, इसको हम बढ़ाते चलेंगे ऐसे। इस पटिया को हमने इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर यहाँ किया और जब यहाँ करते हैं तो ये ऐसे स्लाइड होनी शुरू हो जाती है। तो ये वाला एंगल और फ्रिक्शन, इसका आपस में क्या रिलेशन होता है? दिस इज tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू। ये हम लोग निकाल चुके हैं। इसी एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ए, फ्रिक्शन एंगल थीटा, दिस इज इक्वल टू फ्रिक्शन एंगल थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर। और थीटा खुद किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। ये सारे इक्वेशन हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए फ्रिक्शन के साथ। ओके, इसमें हमारे काम का आपको मालूम है दैट दिस एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज, दिस एंगल ऑफ रिपोज इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये दोनों एक ही चीज होती है। तो जिस समय वो स्लिप होना शुरू करेगा, वो एंगल अगर अल्फा है या थीटा है तो वो हमेशा किसके बराबर होगा? म्यू के बराबर। और म्यू किसके बराबर है? फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। ओके, अब ये क्वांटिटीज यहां पर अप्लाई होगी। यहां पर देखिए, इसकी हाइट हमको निकालना है। लेट अस से दिस हाइट इज y1। ये वाला कोऑर्डिनेट x1 है और y1 का x1 से रिलेशन हमको मालूम है दैट y इज इक्वल टू x³ अपॉन 6। अब म्यू किसके बराबर होता है? तो म्यू होता है उसकी टेंजेंट के बराबर, स्लोप के बराबर। और स्लोप का दूसरा फॉर्मूला बताइए। यस, स्लोप इज dy by dx। tan theta that is equal to mu is equal to dy by dx। अब म्यू की वैल्यू हमको दी गई है 0.5। mu is equal to 0.5 is equal to dy by dx। इसको डिफरेंशिएट करिए, कितना आएगा? 3x स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, ओके। तो इससे x की वैल्यू निकालते हैं।
कितनी आई? x इज इक्वल टू 1। अब अगर x इज इक्वल टू 1 है तो y कितना होगा? ठीक है, बड़ा सिंपल है, सिर्फ हमको रिलेशंस याद रहना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेस करता हूं कि फॉर्मूला आपको पूरे रटे होने चाहिए। जैसे ही कोई फिगर, कोई भी चीज सामने आई, उससे रिलेटेड 2, 4, 6 जितने फॉर्मूला हैं सब हमारे दिमाग में फ्लैश करना चाहिए। फिर हम देख लेंगे कि हमको किससे रिलेटेड क्वांटिटीज दी है, वो वाला फॉर्मूला हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इसे नोट करें। One particle starts in positive x direction from t is equal to 0 onward. ये ऐसे मूव करता है, यहाँ पर t is equal to 0 and it starts moving plus x direction. Kinetic energy, let us say k, is proportional with the time, increase proportionally with the time. Okay. Then force exerted on this particle F is proportional to root t, constant t or 1 upon root t. K stands for kinetic energy. अगर टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स। और अगर टाइम 5 टाइम्स हो गया, 5 सेकेंड, 5 सेकंड के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 5। 10 सेकंड के बाद 10, 12 सेकंड के बाद 12। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या फोर्स भी उतना ही इंक्रीज होगा? यही हमने पूछा कि फोर्स भी अगर टाइम 4 सेकंड हो गया तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, रूट 4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, या कोई चेंज नहीं होगा? कोई चेंज नहीं होगा, रूट 3 टाइम्स हो जाएगा, वो भी कि जैसा ही चलेगा 1, 2, 3, 4 या 1/3 हो जाएगा। तो हमको फोर्स और टाइम का रिलेशन निकालना है, और किसका रिलेशन दिया गया है? काइनेटिक एनर्जी और टाइम का रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है? A is proportional to T, that is A is equal to a constant C, constant मान लीजिए CT, ऐसा दिया गया। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और फोर्स का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला हमको मालूम है। हमको अपनी जो यहाँ पर हमारा टेस्ट है वो इस चीज का है कि क्या हम उन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और फोर्स। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² और फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं? F इज इक्वल टू हाउ मच काइनेटिक एनर्जी। और सोचिए, फोर्स का एक और फॉर्मूला है, सेकंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज d by dt ऑफ mv। ठीक है, ओके। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? mv²। इससे हम इनको आपस में जोड़ेंगे क्योंकि m और v दोनों में कॉमन है। अगर आप ये सोचते हैं फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, उसमें v कहां है? तो याद रखिए एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तीनों एक ही चीज है। कैसे? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करिए वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करिए एक्सेलरेशन। तो जिसको जिसकी जरूरत होगी हम वो वाला ऑपरेशन कर लेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे ऊपर चलता जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू t। इस 2 को इधर ले जाते हैं और m को भी इधर ले आते हैं, या ऐसा करते 2 को इधर ले जाते हैं और इसको हम बना देते हैं m² v² इज इक्वल टू 2c/m।
एम यहां लगा दीजिए, इस 2 को इधर ले गए और दोनों तरफ एक एक एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा आ गया। जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसके मास में कोई चेंज नहीं होता, कांस्टेंट। 2 में भी कोई चेंज नहीं होता, कांस्टेंट। सो दिस इज अगेन ए कांस्टेंट। m square v square is equal to a constant into t. m square v square, mv होता है मोमेंटम t, so this is v square is equal to constant into t. अब p को f में कन्वर्ट करना हमको आता है, dp by dt is dp by dt is force, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं या दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, P इज इक्वल टू सी रूट टी। ठीक है, अब dp by dt इज इक्वल टू सी इंटू d by dt ऑफ टी, और dp by dt क्या होता है, फोर्स। इसको डिफरेंशिएट करना है, कांस्टेंट इनटू रूट टी को क्या लिखना है, टी टू द पावर हाफ, सो दिस इज हाफ सी टी टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, ये आप सब लोग लिख दिया, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ। इसको अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ सी, ये माइनस के कारण ये नीचे चला जाएगा, एंड दिस विल बी 1 अपॉन टी टू द पावर हाफ। This is equal to c upon 2 root. Here c is a constant, 2 is a constant. तो f किसके प्रोपोर्शनल है, 1 upon root. ठीक है, this is how we find ये किसके प्रोपोर्शनल है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, वन ब्लॉक इज लाइंग ऑन a slope of angle theta. ये एक स्लोप है, थीटा, वन ब्लॉक इज लाइंग ऑन it. Coefficient of friction mu. Okay. F1 is the minimum force to be applied on the block in order to push it towards the top. अगर हम इसको ऊपर खींचना चाहते हैं, ऊपर धकेलना चाहते हैं, तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ता है, F1। क्यों लगाना पड़ेगा F1? ऊपर खींचने के लिए, तो हमको उसका इक्वेशन बनाना आना चाहिए। दूसरी चीज, F2 is the minimum force applied on the block in order to prevent it from coming towards bottom of the slope. ये अपने आप फिसल कर नीचे आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये नीचे मत आए, तो जब ये ऐसा नीचे जाएगा, ऐसा फिसल कर नीचे जाएगा, तो हम यहाँ पर फोर्स लगा देंगे ऊपर की तरफ। कम से कम वो फोर्स कितना होगा, F2। जैसे ही वो फोर्स F2 होगा, ये नीचे जाना रुक जाएगा, नीचे गिरना रुक जाएगा। F2 किधर लगा रहे हैं, ऊपर, तो ये नीचे नहीं गिरेगा। अब हम इसके नीचे चले गए, नीचे जाकर हम इसको ऊपर धकेलना चाहते हैं, तो हम फोर्स बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते वो फोर्स कितना पहुंच गया, F1, तब क्या हो गया, ये ऊपर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने लेवल पे की। ये वाले फोर्स और फ्रिक्शन, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 अपॉन F2। थोड़ी सी मैथमेटिक्स आएगी तो वी विल गेट इट। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले F1 निकालते हैं। F1 हम इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पर हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, we apply the block in order to push it towards the top. ये F1,
तो फ्रिक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन विल बी डाउनवर्ड। बस यही चीज हमको समझनी कि जब हम इसको ऊपर खींच रहे हैं अब, तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा? डाउनवर्ड। ये फ्रिक्शन नीचे काम करेगा और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स काम करेगा? तो आंसर है इसका जो भी वेट है, वेट W, उस वेट का ये वाला कॉम्पोनेंट, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होता है? थीटा। ये अगर वेट W है तो ये कितना होगा? W। यस, इसका मास दिया है? नहीं दिया है। ओके, so this is W cos theta and this will be W sin theta. तो W sin theta इसको क्या करता है? नीचे लेके आता है। तो F1 ने किसको संभालना है? W sin theta को, और अगर ऊपर ले जाना है तो उसको किसको क्रॉस करना पड़ेगा? फ्रिक्शन। तो उसका इक्वेशन क्या बना? F1 is equal to, this is friction plus W sin theta। अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन और W दोनों की वैल्यू रखेंगे तो W किसके बराबर होता है? mg, where m is mass of the block। ठीक है? ओके, फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन कितना है? mg cos थीटा, mg cos थीटा, राइट? तो इसलिए ये इक्वेशन बन गया, दिस इज फ्रिक्शन ऐसा हुआ। ठीक है, ये F1। अब F2, इसको हम चाहे तो टेंजेंट के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कर लीजिए, कैसे? ठीक है, पहले इधर लेते हैं F2। F2 क्या होता है? ये यहां रखा है, स्लोप के कारण ये नीचे आता है, इस पर फोर्स कौन सा लग रहा है? mg sin थीटा। हम चाहते हैं कि ये नीचे बढ़ता है तो हम इधर से फोर्स लगा देते हैं। क्या हमको पूरा इसके बराबर फोर्स लगाना पड़ता है? आंसर नो, क्योंकि जब ये नीचे स्लाइड करेगा तो ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ एक फोर्स पैदा हो जाएगा। कौन सा? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर आएगी, ये फ्रिक्शन, पहले फ्रिक्शन इधर था क्योंकि हम ऊपर ले जा रहे थे, अब ये नीचे जाने का इंटेंशन रखता है, इसलिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, और हमको थोड़ा सा एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा F2। जैसे ही ये फोर्स लगते लगते इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा, ये नीचे आना बंद हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द इक्वेशन वी गेट? हियर इज F2 is F2 plus friction is equal to mg sin theta. So F2 is equal to mg sin theta minus friction. This is equal to, or F2 is equal to mg sin theta माइनस फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू mg cos थीटा, दिस म्यू इंटू mg cos थीटा, म्यू r, ये हो गया। सो दिस इज F2 एंड F1 हमने लिया था, दिस इज F1 और F1। हमें क्या निकालना है? F1 अपॉन F2। साइन
साइन थीटा टर्म दोनों में पहले लिख देते हैं, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ये f1 अपॉन f2, राइट। अब इसको हमको टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए क्योंकि हमको कुछ गिवन है, ठीक है ना, tan थीटा की वैल्यू, तो इसको टेंजेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, sin थीटा इज टू बी डिवाइडेड बाय cos थीटा, दिख रहा है, cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये tan थीटा बन जाएगा। सो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ आर टू बी डिवाइडेड बाय cos थीटा कर लीजिए, तो ये छोटा हो जाएगा, दिस विल बी mg tan थीटा प्लस म्यू mg बाहर निकाल लिया, यहां से भी mg बाहर आ गया, एंड दिस विल बी tan थीटा माइनस 1। म्यू इंटू 1, देखिए ये क्या था, कैंसलेशन। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 2 म्यू, ओके, सो वी गॉट द ऑप्शन, ठीक है। Consider two frictionless surfaces, fixed slope, two blocks A and B are kept on two slopes respectively. फ्रिक्शनलेस है तो दोनों फिसलने शुरू हो जाएंगे और हमको फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो कौन से फोर्स के कारण ये आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, mg के कंपोनेंट के कारण स्लिप हो रहे हैं। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, रिलेटिव वर्टिकल एक्सीलरेशन। रिलेटिव वर्टिकल एक्सीलरेशन क्या होता है, तो रिलेटिव वर्टिकल एक्सीलरेशन होगा एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, बस सिंपल। ये हो गया रिलेटिव। जहां रिलेटिव शब्द लगता है, रिलेटिव मोशन आपने पढ़ा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो अगर उसकी जगह एक्सीलरेशन कर दो तो वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, ये दोनों का एक्सीलरेशन हमको निकालना है। लेकिन उन्होंने बीच में क्या टर्म लगा दी है, वर्टिकल। तो इसमें ये हमारा टेस्ट है कि अगर हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर मालूम है तो हम उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं कि नहीं, ये हमको आता है sin थीटा cos थीटा से, ठीक है। ओके, तो इसको शुरू करते हैं। पहले वाला ये इधर आएगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, फिर से देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यू ऑल नो इट। दिस इज 60 और ये आपको मालूम है कितना होगा, 30। ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा है और एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है, जी। इस जी का ये कंपोनेंट कितना होगा, जी cos 30, ठीक। और इस स्लोप से ये कैसे आएगा, दिस विल बी जी cos 30। वैसे ही जब आप दूसरे में बनाएंगे
ये इधर आएगा और ये है 60 30, तो ये कितना होगा, ये जी इधर काम करता है, ये एंगल 60, तो ये कितना हो गया, जी cos 60। अब फिर से क्वेश्चन को देखिए और बताइए कितना आना चाहिए, कैसे निकालेंगे। ठीक, थोड़ा सा इधर देखिए, ये जी cos 30 इधर आ रहा है, इसके दो कंपोनेंट करते हैं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। आपको कौन सा चाहिए, वर्टिकल। ये वाला एंगल कितना है, 30, तो इस जी cos 30 का कौन सा कंपोनेंट इधर काम करेगा, cos कंपोनेंट कितना होगा, जी cos 30 इंटू cos 30। समझ आया। फिर से मान लो ये वाला कंपोनेंट है x, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, x cos 30, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, x cos 30 मतलब x की जगह कौन, g cos 30, तो g cos 30 इंटू cos 30 कितना हो गया, g cos स्क्वायर 30। ये समझ आएगा। ये किसका एक्सेलरेशन निकालना है, a का, कौन सा, वर्टिकल, तो ये है a का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज इक्वल टू, अब b g cos 60 इधर आ रहा है, इसके दो कंपोनेंट करते हैं, ये और ये एंगल 60 है, 60, तो ये कंपोनेंट कितना हुआ, b का वर्टिकल एक्सेलरेशन कंपोनेंट, दिस इज g cos स्क्वायर 60। ये समझ आ गया। ठीक, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होंगे, इधर देखिए, g cos 30 का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, g cos 30 sin 30, वेरी गुड, और इसका g cos 60 sin 60। जरूरत पड़ेगा तो हॉरिजॉन्टल को भी कंपेयर कर रहे हैं ताकि हमको एक पर्टिकुलर आंसर मिल जाए। इन्होंने क्या क्या आंसर दिए हुए हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों को कंपेयर करो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों को कंपेयर करो, और वर्टिकल में फिर कंपेयर करो, और दोनों बराबर। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा वर्टिकल में पहले चेक करते हैं क्या आता है। ठीक है, तो अब हमने निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, इसी को ही हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखा जाता है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। दोनों किस डायरेक्शन में लेते हैं, वर्टिकल, तो हमने अभी कौन से लिए, वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, जी, cos स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 60, वैल्यू बोलिए, cos स्क्वायर cos 30 कितना होगा, यस, स्क्वायर करके 3/4 माइनस cos 60 हाफ 1/4, इसकी वैल्यू 9.8 रखिए, आया। ठीक है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना आ गया, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही मैच करता है। ठीक है, अगर हमको एक ही ऑप्शन का आंसर देना है, देन वी हैव गॉट दिस आंसर 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, ओके।
नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम चाहे तो इसमें हॉरिजॉन्टल भी निकाल सकते हैं चेक करने के लिए। बताइए ये कितना होगा? A horizontal is G cos 30 into cos 60, cos 30 या जो भी आप लेना चाहें, cos 60 माइनस G cos 60 cos 60 और उसके साथ वो एंगल कितना बना है? ये एंगल 30 है, ये 60 ये 30, G cos 60 into cos 30। हाँ, cos 30 cos 60 cos 30 cos 60, दिस इज C। लेकिन ये कौन सा एक्सेलरेशन है? हॉरिजॉन्टल। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल निकालना होता तो हमारा आंसर क्या आता? 0। बाय चांस किसी स्टूडेंट ने ऐसे कर दिया 0 आया तो उसको देखेगा एक ऑप्शन है 0। ठीक है, तो ये बहुत कॉशियस रहिए, अगर आप गलत भी बनाएंगे वो भी ऑप्शन में रहेगा आंसर। ठीक है, ओके। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ा आपने? किसी को समझ आया? नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है? कोशिश करिए, देखिए क्या हो रहा है। ये तो हमको x से पता चलेगा। x क्या चीज है? डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। 2 सेकंड टाइम बीता, ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया है? 2 मीटर। 2 सेकंड टाइम में ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा? 2 मीटर। अगला 2 सेकंड हुआ, ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया है? 0 मीटर पे वापस। फिर 2 सेकंड बाद 2 मीटर पे, फिर 2 सेकंड बाद वापस, फिर 2 सेकंड बाद 2 मीटर पे, फिर वापस। ये मोशन होगा। ये बात समझ में आ रही है इस ग्राफ से? देख लीजिए, x 0 2 0 2 0 2, लेकिन टाइम तो वापस नहीं आता, टाइम आगे बढ़ता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्या है? अब हमको निकालनी कौन सी क्वांटिटी है? इंपल्स। ये इंपल्स ऑफ द फोर्स हमको मालूम है, जो यहाँ है वही रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, बार बार फोर्स रिपीट हो रहा है। एक बार हम ऐसे लगाते हैं, फिर ऐसे लगाते हैं, फिर ऐसे लगाते हैं, फिर ऐसे लगाते हैं। तो हमको इंपल्स निकालना है। इंपल्स पर आपने कुछ न्यूमेरिकल किए हुए हैं, तो इंपल्स के फॉर्मूला याद करिए। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। एक। दूसरा चेंज इन मोमेंटम। बिल्कुल ठीक। देखिए, हम सबने पढ़ा हुआ है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। यही है ना, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स। इसको इधर कर दीजिए तो ये क्या बन गया? फोर्स इनटू टाइम। और ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम। और इस क्वांटिटी का नाम हमने क्या रखा? इंपल्स। समझ आ गया? सो इंपल्स के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं। इंपल्स के लिए फोर्स इनटू टाइम और वेलोसिटी 2 माइनस वेलोसिटी 1। एम को फॉर्मूला है। अब इंपल्स निकालने को बोला है, आप यहाँ क्या निकालना पसंद करेंगे? फोर्स इनटू टाइम से या वेलोसिटी के चेंज से? वेलोसिटी के चेंज से। क्यों?
क्योंकि हमको कौन सी दो क्वांटिटी दी गई है, x डिस्प्लेसमेंट और t टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से क्या मिलता है, वेलोसिटी, इसलिए हम इसको पसंद करेंगे। ठीक है, ओके। और ये हमको दिया गया, समझ आ रहा है? अब बताइए 0 to 4 सेकेंड ना, हाँ 0 to 4 सेकेंड एक सेक्शन लेते हैं। उस एक सेक्शन में x की ग्राफ में वेलोसिटी किससे निकलती है, ये हमारा दूसरा टेस्ट। क्या हमको मालूम है कि x की ग्राफ में वेलोसिटी किससे एग्जीक्यूट होती है, स्लोप से। किससे होती है, स्लोप। और स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, y अपॉन x डिवाइड बाय dx या y अपॉन x। तो 0 to 2 सेकेंड जो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ये वाली xt, इसका स्लोप हमको क्या बताता है, 0 to 2 सेकेंड की वेलोसिटी। बताइए कितनी, y अपॉन x। तो यहां लिखते हैं 0 to 2 सेकेंड velocity v1 is equal to 2 upon 2, that is 1। ठीक है, ये बताइए ये प्लस है कि माइनस है, कैसे मालूम प्लस है, पॉजिटिव डायरेक्शन। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इतना उसको बिल्कुल मैथमेटिकल चलिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, x की चेंज, x का चेंज क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। x का चेंज क्या होता है, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1। हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो क्या होगा, x2 माइनस x1। यहां से आप यहां पहुंचे हैं, ये है x2, ये है x1। अब 2 माइनस 0 करिए, कितना है, प्लस 2। इसलिए वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। अब समझ में आया क्यों पॉजिटिव। अब देखिए 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, 2 to 4 सेकेंड वेलोसिटी, इसको हम v2 मानते हैं। अब 2 to 4 सेकेंड के लिए x2 माइनस x1 करिए, x2 कितना हो गया, 0, x1 कितना था, 2, तो x2 माइनस x1 कितना हुआ, माइनस 2। दिस इज माइनस 2 अपॉन 2। इस चीज को क्लास 11 में पढ़ के हमने शॉर्ट में याद किया हुआ है, स्लोप ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और x की ग्राफ में स्लोप नीचे जाएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव। वही चीज है। तो जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, x2 x1 करने की जरूरत नहीं, तो हमने पहले करके याद कर लिया। ओके, नाउ फिर से अब हमने लेना है फोर्स और इम्पल्स। एन की वैल्यू, हाँ अब v2 बताइए कितना, माइनस 1, माइनस माइनस कितना आया, यस माइनस 0.3 आ गया। दिस इज मास इनटू वेलोसिटी चेंज। ठीक है, इसका यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, mv2 माइनस mv1 का यूनिट थोड़ा इधर देखिए, ये फोर्स का यूनिट
न्यूटन, टाइम का सेकंड, इसलिए सब का यूनिट क्या लिखा होगा, समझ आया। अब चेंज कितना होगा, हमको खाली चेंज बताना है। अगर पहले फोर्स 0 था तो इम्पल्स 0 था, अब कितना हो गया -0.8, तो चेंज कितना होगा 0.8, ठीक है। जब हम चेंज की बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू लेना है, लेकिन चेंज की वैल्यू कितनी है 0.8, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव है वो अलग बात, तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ तो नेगेटिव है ही, इसका मतलब इन्होंने सिर्फ क्या दिया है चेंज। अगर प्लस और माइनस होता तो हम माइनस को चॉइस करते, और अगर नहीं है तो हम सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं और जैसे साइन नहीं ले रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तरीका समझ आ गया। ओके, सो वी विल क्लोज इट टुडे।